नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं जैसा आप लोगों को आगे के लेक्चर के आज मैं बारे में बात करूंगा, तो मैंने पिछले टॉपिक में जो आप लोगों को कई सारी चीजें बताई थी, तो आज हम यहाँ पे एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को अफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड समझाऊंगा। आपका आज आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत प्रकार के अफेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खतरा पहुंचाते हैं, या आपके ऊपर इस प्रकार के अपराध करे जाते हैं। चाहे वो मर्डर की बात हो, चाहे वो कल्पेबल होमोसाइड की बात हो, चाहे वो कोई और प्रकार के अपराध हो, आपको हर्ट पहुंचाना हो, ग्रीवियस हर्ट करना हो, या किसी प्रकार से आपको रिस्टेन करना हो, या सेक्सुअल अफेंसेज हो या नॉन सेक्सुअल अफेंसेज हो, जहां पे कोई बॉडी को आपके बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की इंटेंशन रखता है या इस प्रकार की सोच रखता है, तो जो अफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी है इसी के बारे में पूरी बात करेंगे। चाहे वो मर्डर से रिलेटेड मामले हों, क्योंकि मर्डर एक हीनियस क्राइम है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे आज के टॉपिक के बारे में कि जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अफेंसेज हैं वो इतने ज्यादा हीनियस क्यों हैं, और इसकी वजह से जो हमारा एक प्रकार से इंसान को स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन ले पाए, जो उसके कोई बॉडी लाइफ को खतरा ना हो, जैसा कि आर्टिकल 21 कहता है। तो आज मैं उसी कड़ी में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है या जो हमारा आईपीसी है वो इस चीज से प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, ताकि जो उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। तो आज हम लोग चैप्टर 16 जो कि हमारा भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 6 है वो अफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात करता है। तो हमारे सोसाइटी में बहुत प्रकार के अपराध होते हैं, उनमें से एक बहुत ही हीनियस टाइप के जो अपराध माने जाते हैं वो जनरली बॉडी से कंसीडर करते हैं, जिनमें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर आता है। साथ ही साथ और भी बहुत प्रकार के अपराध आते हैं, चाहे वो आपको किडनैप करना हो, चाहे अबडक्टिंग का मामला हो, चाहे सेक्सुअल अफेंसेज हो, या अफेंस अगेन लाइफ के खिलाफ आपको कोई थ्रीट हो, या कोई इंजरी काज करे, या कोई बॉडली आपको परेशान का प्रयास करे। तो ये सारे अफेंस हैं जो पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं। इनमें से जो आपकी ह्यूमन लाइफ है, लिबर्टी है, ये कहीं ना कहीं जो आपकी फ्रीडम है उसको रोकते हैं, या उसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विध्वंस पैदा करते हैं, या जो सोशल कंट्रोल बना हुआ है उसको एक प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं। ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन समाज में लाते हैं, जिससे जो एक्यूज होता है वो जानबूझ के इस प्रकार के अपराध करता है, जिससे उसको इस प्रकार की चीजें, या तो वो कोई उसका ग्रज होता है, या कोई उसकी दुश्मनी होती है, या कोई उसका पर्सनल या कोई और कारण होता है, या कोई उसकी किसी बात पे तनातनी हो गई है, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, या किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब इस प्रकार की चीजें किसी दूसरे ह्यूमन के साथ करता है और उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, इंजरी काज करता है, उसको पेन पहुंचाता है, तो वो पूरा जो अपराध होता है, क्योंकि ये सीरियस अपराध है, इस वजह से ये जो अपराध होते हैं ये पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसीलिए हमारे जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसमें इन अपराधों को रोका गया है, क्योंकि आप अपने आसपास देखते हैं तमाम रोज मर्डर होते रहते हैं। मर्डर जो है वो सबसे ब्रूटल और एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है। एग्रावेटेड का मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी जो नेचर ऑफ इंजरी है वो बहुत ज्यादा, उसका सीरियस लीथल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिससे आदमी अपने जान का भी हाथ धो सकता है। तो जो इस प्रकार के अपराध हैं उनके लिए जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है, ताकि जो एक्यूज है उसको बिहाइंड बार डाला जा सके, उसको दोबारा इस प्रकार के अपराध करने के लिए रोका जा सके, समाज में सोशल चेंज लाया जा सके, सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, साथ ही साथ पीस पैदा की जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, रूल ऑफ प्रॉपर लॉ बनाया जा सके। तो इस प्रकार से चीजें हैं कि पूरी तरीके से हैप्पीनेस पैदा की जा सके। ईज ऑफ डूइंग जो हम कहते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग वो कुछ भी आसानी से कर सके, तो जो इस प्रकार की चीजें उनको रोका जा सके। हालांकि इतना ज्यादा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होने के बाद भी बहुत प्रकार की समस्याएं हैं जो इस प्रकार के अपराध होते हैं, या कोई ग्रज में होता है, या कोई पुरानी दुश्मनी होती है, या कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल कंट्रोलिंग है वो वीक है, चाहे पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो, लंबे ट्रायल खींचते हैं, बहुत समय पे लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, जो वकील है या जो इकोनॉमिक केसेज हैं लंबे खींचते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये भी समस्या है। साथ ही साथ किसी के पास पैसा है नहीं है, उसको कैपेबिलिटी, उसको सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पाती, बाकी बार लायर जो होते हैं वो ही नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं हीरिंग की। तो ये भी समस्याएं कहीं ना कहीं है जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम को वीक करती हैं, या लोगों का फेथ जुडिशरी पे नहीं है, उनकी साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है, या जो एक्यूज है वो बहुत पावरफुल है, वो रोक देता है, उसके जो विटनेस है उनको पूरी तरीके से मार देता है, या पूरी तरीके से अपने अंडू इन्फ्लुएंस में कर लेता है, या पूरी तरीके से वो समाज में उसका दबदबा है। जितने भी एक्यूज हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनका सब यही काम है। तो इन प्रकार की जो चीजें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के अपराध सीरियस करते हैं, जो कहीं ना कहीं विक्टिम को खतरा पैदा करते हैं, विक्टिम अपनी जान से हाथ भी धो सकता है। तो आज मैं उसी कड़ी में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम लोग अफेंस अगेन जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो ये एक वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल अफेंस है, इसमें बहुत प्रकार के अफेंस आते हैं, चाहे वो आपका मर्डर हो, चाहे कल्पेबल होमोसाइड हो, चाहे किडनैपिंग के मामले हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो। अब कोई भी आदमी अगर अपराध करेगा तो ऐसा तो है नहीं है कि वो सीधा मार देगा, उसको कोई इंजरी नहीं होगी, वो आराम से हंसने लगेगा, भाई मारेगा तो उसके लगेगा, इंजरी काश होगी, हैरसमेंट होगा, साइकोलॉजिकल ट्रामा में जी जा सकता है, पेन भी हो सकता है। तो ये वही सारी चीजें, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है, हो सकता है इंसान अपनी जिंदगी से हाथ भी धो ले। तो इसीलिए इंसान अपनी जिंदगी से अगर हाथ धो लेगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको हम जो बनाया गया है हमारे आईपीसी में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, की वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेटली उसको ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल सेक्शन 96 से लेकर 106 में, जो कि बात करता है प्राइवेट डिफेंस के बारे में, कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अधिकार है। यदि उसको लगता है कि जो अफेंडर है या जो एक्यूज है वो उसको जान को खतरा पहुंचा सकता है, या जो खतरे की आशंका है वो ज्यादा है या तीव्र है, या उसको लगता है कि उसकी वजह से उसको कोई सीरियस इंजरी काश हो सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वो उस केसेज में प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन बात ये है कि हम होमोसाइड की बात कर रहे हैं, तो होमोसाइड का मतलब होता है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। अब क्यों मारता है, इसके पीछे कई कारण है। हो सकता है उसकी कोई उससे पुरानी जलन रही हो, या उसकी इंटेंशन रही हो, या किसी प्रॉपर्टी का विवाद हो, या कोई पर्सनल इशू हो, कोई या कोई भी इशू हो सकता है, या कोई उसको परेशान कर रहा हो, या वो किसी से चिढ़ा हो, तो कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन ह्यूमन को ह्यूमन का मारना जो होता है उसको तो हम कल्पेबल बोलते हैं। लेकिन जो कल्पेबल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लीगली किसी को कल्पेबल करना और एक किसी को अनलॉफुल तरीके से कल्पेबल करना। तो कल्पेबल भी कई प्रकार के होते हैं। जब हम लीगली तौर पे किसी को मारते हैं तो वो होता है कि हम अपने काम के लिए लीगल हैं। अब लीगल कैसे, मान लीजिए किसी आदमी को मारना तो जनरली मोरालिटी के तौर पे है कि हाँ वो गलत है, लेकिन ला ये कहता है कि कोई भी क्राइम तभी शुरू होता है जब हम उस पर एक इंटेंशन होती है। अगर हम किसी को मारना चाहते हैं और हमारी इंटेंशन बनी हुई है, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वैलिड, या कोई हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है जिससे हम बच सके, कि मान लो बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जनरल एक्सेप्शन में दिए गए हैं जहां हम लीगली किसी को मारते हैं, कोई अधिकारी आर्डर दे दिया कि जाओ इसको फांसी में चढ़ा दो, तो अब उस केस में हम उसको सजा थोड़े देंगे क्योंकि वो जस्टिफिएबल है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो प्रॉपर केयर कासन के साथ चला आ रहा है, स्टिल उससे कोई गलती हो गई जहां उसकी क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं है, या 6 से 7 साल 12 साल का बच्चा है जो क्राइम को समझ ही नहीं रहा हो कि उसका नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, जिसको हम ला की भाषा में डोली इनकपेक्स कहते हैं। तो जब वो इन चीजों को जानता ही नहीं, तो अगर वो किसी ह्यूमन को मार भी देता है या कुछ उसकी वजह से किसी की मृत्यु भी हो जाती, तो उसको एक जस्टिफिएबल कास मिला हुआ है,
एक एक्सक्यूजेबल कास मिला हुआ है जिसकी वजह से वो बच जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से बात करती, लेकिन कुछ एक्सक्यूजेबल होते हैं जहां हमको जस्टिफिकेशन मिल जाता है, या कुछ चीजें होती है जहां हमको एक्सक्यूज मिल जाता है, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमको एक्सक्यूज मिल जाता है। इस प्रकार की चीजें हैं जो सेक्शन 76 हमारा आईपीसी की बात करता है। सेक्शन 77 जो है वो जुडिशली अगर आप अपने पावर का यूज कर रहे हैं या कुछ इस प्रकार से ऐसा एक्ट कर रहे हैं जहां ला आपको जुडिशरी जो आप किसी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एक गुड फेथ में बिलीव है कि हाँ आपको वो करने का अधिकार या वो बिलीव आपको लॉ के द्वारा मिला है, तो वो क्या है, वो जस्टिफिएबल काज है, उसके लिए जस्टिफिकेशन है, प्रॉपर उसके लिए रीजन है। तो इस वजह से वहां जो एक्यूज होता है वो बच जाता है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं, जैसे आप सीरियस अफेंड कर दीजिए, किसी को मार दिए, अब मर्डर कर दिए कि आपको मारना है, या किसी को जानबूझ के धमका रहे हैं, अब यहाँ ना कोई जस्टिफिकेशन है ना कोई लीगल एक्सक्यूज है। तो इन केसेज में जो इंटेंशन है वो प्रॉपर दिख रही है, वो बोनाफाइड प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि हाँ तुम अपराधी हो, क्योंकि तुमने उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स बिना उसकी इंटेंशन के यूज कर दिया, या उसके खिलाफ कोई सेक्सुअली ऑफेंस कर दिया, या डोमेस्टिकली उसको वायलेंस कर दिया, या उसको मार दिया। जैसा ये कहा जाता है कि हम किसी की, हमारे पास ये अधिकार नहीं कि हम पैदा हुए तो हम किसी को मारने लगे। राइट टू लाइफ लिबर्टी का जो अधिकार है वो हर आदमी को जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो प्रोसीजर दिए गए हैं उसी के आधार पे। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई किसी को मार दे। अगर इस तरीके से मार देगा तो फिर लड़ाई तो बंदूक तो गोलों वाली हो जाएगी, तो फिर जो बड़ा लोग है वो छोटे लोगों को जीने ही नहीं देगा। तो इसीलिए एक सोशल कंट्रोल के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, प्रॉपर अथॉरिटी बनाई गई, जिससे हम समाज में शांति ला सकें और एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म के जरिए जो अपने डिस्प्यूट है लोग उनका निवारण कर सकें, उसका सल्यूशन पा सकें, समाधान पा सकें। तो ये सारी कहानी इसी चीज से रिलेटेड है। अब जो मामले कल्पेबल के होते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग को मारना सीरियस अपराध है, तो अब उस मारने में उसको हो सकता है कि फेटल इंजरी भी हो जाए, बहुत सीरियस इंजरी हो सकता है नॉन फेटल हो, थोड़ा वारा लगा हो या वो हो, ये प्रकार की चीजें हो सकता है, या उसकी मृत्यु ना हो, या उसको कोई सीरियस इंजरी या कोई हर्ट कास हो जाए, या आप किसी को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उसका साथ उसकी जबरदस्ती बॉडी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका रेप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो होमोसाइड होता है वो बेसिकली एक डेंजर ऑफेंस होता है, जहां आप किसी को मारने का प्रयास करते हैं, किसी को दबाने का प्रयास करते हैं, जानबूझकर अपनी जो इंटेंशन है वो आपकी जाहिर होती है कि आप उसको मारना चाहते हैं। जो आप एक्टस रिया कर रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, उसका मेंटल एस्पेक्ट आपके माइंड में फॉर्म हो चुका होता है कि हाँ मुझे इसको मारना है। जैसे यहाँ मेरे को मर्डर करना है, मैं उठाया गोली किसी को मार दिया, गया मैं, मेरे को मान लीजिए इसको पता है कि इसको ये दिक्कत है, इसके सर में अगर मैं यहाँ मार दूंगा तो ये मर जाएगा, तो मुझको उसका नॉलेज है, मुझको इंटेंशन है कि हाँ मुझको इसको मारना भी है, साथ में मुझे नॉलेज भी है कि इसके सर में ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ अगर 10 लाठी मार दूं तो ये आदमी मर जाएगा। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं जहां पे कोई इफ एंड बट रह ही नहीं जाता, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, या प्रोबेबिलिटी होती है तो 100% हो जाती है, कि मतलब कोई चांस ही नहीं है इफ एंड बट का। इसीलिए मर्डर को हम फर्स्ट डिग्री में रखते हैं, कि डिग्री जो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस है वो जितना हाई है कि उस पर कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, ऑल प्रोबेबिलिटी है, लाइकली टू कास्ट डेथ की पूरी तरीके से पता है कि हर रीजनेबल प्रूडेंस का यूज करते हुए आदमी की मृत्यु हो ही जानी है, कोई शंका और उसके पीछे कोई दिक्कत है ही नहीं है, प्रॉपर हमको पता है कि वो आदमी मर जाएगा। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वो मर्डर के मामले आते हैं। कल्पेबल होमोसाइड में जनरली जब हम किसी आदमी का कोई दूसरे आदमी के द्वारा वध किया जाता है तो वो कल्पेबल में आता है। कल्पेबल में दो कैटेगरी होती है, जहां कुछ कल्पेबल एक्सक्यूजेबल होते हैं, कुछ जस्टिफिएबल होते हैं। तो यही सारी चीजें इसके अंदर
काम करती हैं। जैसे कि लाफुल होमोसाइड में ये होता है कि लाफुली आप होमोसाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर एक्सीडेंट के कारण कोई उसकी डेथ हो रही है या मिस फॉर्च्यून कोई घट जा रहा है, जहां आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है ही नहीं है कि एक्सीडेंट में आपकी थोड़े एक्सीडेंट वो अपने मन से हो जा रहा है, ये सारी चीजें, या आपको उसके पीछे कोई नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं, आप चले जा रहे हैं कहीं गाड़ी भिड़ जाए कोई मर जाए, तो अब आपकी इंटेंशन थोड़े, आपका क्रिमिनल माइंड थोड़े उस चीज को सोचा, या आप पहले से कोई मेन सरिया थोड़े क्रिएट करें, या आपके दिमाग में उसके प्रति कोई गिल्टी माइंड नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, या जो आप एक्ट कर रहे हैं वो एक तो उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो एक अपनी स्वेच्छा से हो जा रहा है, सरकमस्टेंसेज की वजह से हो जा रहा है, या मिसफॉर्चुनेटली घट जा रहा है, या कोई और चीजें हैं जहां पे आपका नॉलेज नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है, तो उस चीजों को हम कैसे अपराध की श्रेणी में रखेंगे? अपराध की श्रेणी में तो हम उन्हीं चीजों को रखेंगे जो एक्चुअली हैपन हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें, या आप किसी को बचाना चाहते हैं कि लार्जर हार्म ना कास हो या प्रिवेंट कर लें। अब जैसे कोई बच्चा है वो मर रहा है, वो नीचे आग बह रही है, अब आप फेंक रहे हैं कि यार आग में कहीं ये झुलस न जाए, हो सकता है उस आदमी का इंटेंशन है कि इसको बचाना है, बच्चा लोगने वाले नीचे लोग ना पकड़ पाए, वो धड़ से गिर जाए मर जाए, तो इन केसों में उसके पास क्या है, वो कल्पेबल होमोसाइड करने थोड़े गया कि मानव को मारना, वो तो बचाने गया, उसकी इंटेंशन क्या है, गुड है। तो ये जब इस प्रकार की चीजें घटती हैं तो ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे लीगल एक्सक्यूज के अंदर। अनलॉफुल होमोसाइड, जहां आपकी इंटेंशन पहले जाहिर है कि आप इसको मारना चाहते हैं, जैसे आप जानबूझ के उसका मर्डर करना चाहते हैं, नेग्लिजेंस है, रोड पे तेजी गाड़ी चला रहे हैं शराब पी के, आपको मालूम है कि अगर गाड़ी तेज चलाएं कहीं लड़ेगा कोई मरेगा, तो आपको पूरा जो काम कर रहे हैं उसकी कॉन्सियसनेस है, उसका आभास है, आपका माइंड वो चीज सोच पा रहा है, जो भी कर रहे हैं वो आपकी जो इंद्रियां हैं उन चीजों को समझ पा रही हैं, आप उसका दूर तक का कॉन्सिक्वेंस देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये सारी चीजें जो इसके अंदर इस प्रकार के अपराध आते हैं उसको हम अनलॉफुल कैटेगरी में रखते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम कल्पेबल होमोसाइड जो हमारा सेक्शन 299 आईपीसी में दिया है उसके कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जिनके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहली क्या बात होती कि इंटेंशन होती, आप कोई भी क्राइम कर रहे हैं बिना इंटेंशन के हो ही नहीं सकता। मानव का अस्तित्व इंटेंशन और कॉन्सियसनेस से, जब का आपका कॉन्सियस किसी भी आदमी के खिलाफ बैड नहीं होगा कि मुझे इसको मारना है, या आपके दिमाग में पहली मेंटल इमेज नहीं छपेगी, या मेंटली आप उसके लिए इलविल तरीके से या रैश या तरीके से या गिल्टी वे से, या जो आपके स्टेट ऑफ माइंड में हम रिलेवेंसी में पढ़ते हैं एविडेंस में कि ये फैक्ट रिलेवेंट होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यही है कि हमारे दिमाग में किसी भी इंसान के प्रति हमारा जो कॉन्सियस स्टेट है, जो सोच समझ पा रहा है, चीजों को जान रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, उसके बारे में तो पता है। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम इंस्टेंट एक्टिव काम कर रहे हैं, हम किसी भी चीज के कि हमारा पर्पज ये कि हमको इसको निपटा के इसकी प्रॉपर्टी छुड़ाना है, मेरे भाई को इसने परेशान करा था मुझे इसको निपटा देना, इसने मेरी माँ को गाली दी थी इसको निपटा दे, तो हमारा पर्पज क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य है उस आदमी को मारना। तो हमारी इंटेंशन जहां पहले जाहिर हो जाती है वो कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात, हमको नॉलेज है, हमको पता है कि हाँ हम इस आदमी को मार रहे हैं, तो वो केवल मेरे बेयर स्टेट कॉन्सियसनेस है, पूरा कॉन्सियस नहीं, हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है कि मुझको उसके बारे में पता है। मुझे जहां ये मालूम है, मेरा माइंड जो है वो एक्टिव नहीं है उस समय, रिमेन एक्टिव, बस मैं एक सोच बना के बैठा हूं कि हाँ मुझे इसको निपटाना है, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से सतर्क नहीं हूं, या पूरी तरीके से मेरे दिमाग में 100% गिल्टी इंटेंशन नहीं आई है कि उसको निपटाना है। इसीलिए जहां पूरे शक का कोई सवाल ही न रह जाए, इफ एंड बट का कोई सवाल ही न रह जाए, जहां 100% प्रोबेबिलिटी हो जाए उसको हम मर्डर बोलते हैं। जहां 50 से 75% इंजरी के कास हो, या लाइकली टू कास कि हाँ इसकी मृत्यु हो सकती है या मर सकता है, जहां कोई शक छूट जाए कि ये आदमी मरेगा कि बचेगा, तो इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जनरली हम उसको कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार के अपराध को हम हमेशा सेकेंड डिग्री के ऑफेंस बोलते हैं, क्योंकि इतने सीरियस नहीं होते जितना मर्डर सीरियस होता है।
इसीलिए हम मर्डर को हमेशा एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस बोलते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबल काश कि हो भी सकता है कि उसकी डेथ हो जाए या ना हो, और जहां 100% प्रोबेबिलिटी आ जाए तो उसको हम मर्डर बोलते हैं। तो ये कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के कुछ डिफरेंस हैं। अभी जब मैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को और चीजें समझ में। अभी मैं कल्पेबल होमोसाइड के एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में समझा रहा हूँ। कोई भी अपराध होगा कि आप किसी को मारेंगे तो बॉडली इंजरी का तो पैदा ही होना है कि बॉडी में कहीं टूट फूट होगी, कहीं खरोंच आएगी, कहीं ज्यादा सीरियस फ्रैक्चर होगा, कहीं ज्यादा खून निकलेगा, ब्लीडिंग आएगी, कोई भी समस्या इंजरी हो सकती है बॉडी में, कहीं भी किसी भी पार्ट में इंजरी हो सकती है। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो हम उसको कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें कई प्रकार के केसेज हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली चीज तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि कासिंग ऑफ डेथ कि डेथ के कारण हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि जो अगर डेथ है जो पूरी तरीके से वो हो सकती है। जैसे पलानी गुंडन वर्सेज इम्परर का केस है, इस केस में ये कहा गया था, ये केस ये बताता है कि जो एक्यूज है वो पूरी तरीके से अपनी वाइफ के ऊपर एक लाठी चलाता है और वो उसको पता लगता है कि अब उसकी जो वाइफ है वो अनकॉन्शियस हो गई है, साथ ही साथ वो सेंसलेस हो गई है, मतलब अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और उसको लगता है, उस आदमी को जो एक्यूज होता है, कि मेरी वाइफ मर चुकी है। अब वो जाके उसको जानबूझ के, उसको ऐसा लगता है वो उसके खिलाफ फाल्स केस सुसाइड का दायर कर देता है, उसको जानबूझ के एक रस्सी में टांग देता है ताकि लोगों को ये लगे कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो सुसाइड के कारण हुई है। तो ये सारी चीजें, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसको ऐसा पता लगता है कि ये जो कारण है वो उसको, जब उसने हैंगिंग करा, उसको जब एक रस्सी में लटकाया तो वो एस्फाइक्सेशन के कारण हो गई, जो उसका गला दबाया उसकी वजह। तो कोर्ट ये कहती कि जब जिस समय हैंगिंग हुई एक्यूज की तो उसको ये लग रहा था कि जो उसकी वाइफ है मर गई है, हालांकि जो दोषी था वो पूरी तरीके से उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन वो कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में नहीं आया केस, क्योंकि उसने उसकी मारने की इंटेंशन नहीं थी। इसमें ये दिखता है कि वो आदमी उसको मारना नहीं चाहता था, वो तो बस उसको बीट करके थोड़ा मोड़ा मार दिया। उसको लगा कि नहीं, हाँ अब ये मर गई है, तो उसको लगा कि मेरे खिलाफ मर्डर का केस ना बन जाए, इसलिए उसने जानबूझ के उसको रोप में डंडी बांध के और फसरी लगा दी। तो यहाँ मामला सुसाइड का और किसी चीज का बनेगा या कासेज बाई नेग्लिजेंट तरीके से उसको वो करने का मामला बन सकता, लेकिन मर्डर का इस वजह नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंशन उसको मारने की थोड़े थी। वो तो ऐसे ही उसको सीरियस, आप कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में, अब हम किसी को पीट देते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा लग जाए, कहीं सीरियस ऐसे वाइटल पार्ट में कोई इंजरी कास हो जाए, वो आदमी मर जाए, तो हम उसमें हमारी इंटेंशन थोड़े, हमारे दिमाग में पहले ही से थोड़े था कि हमको इसको निपटाना है। तो इस तरीके जो जो मामले होते हैं वो काफी सीरियस होते हैं और काफी इन चीजों पे फैक्ट और सरकमस्टेंसेज को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है। तो ये जो पलानी गुंडन वर्सेज इम्परर का केस है, इसको हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं, इसीलिए वो कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में नहीं आया। मामला जो पूरी तरीके से वो एफाक्सिकेशन बाई हैंगिंग उसको शो करा गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें बात की गई कि ये देखा जाएगा कि एक्चुअली में जो डेथ हुई है उसका जो रिजल्ट है क्या उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जो उसने एक्ट एक्यूज ने करा है। तो एक्यूज ने जो एक्ट करा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डेथ से थोड़े है, वो मारने के लिए थोड़ो अपने वाइफ को ब्लो मारा था, वो तो ऐसे ही मारा था कि हाँ थोड़ा मार के दबका दूं या थोड़ा इंजरी कास कर दूं ताकि इसके अंदर भय रहे। लेकिन अब वो जानबूझ के, उसको लगा कि नहीं उसकी वाइफ मरी गई, उसके दिमाग में उसका जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाया, उसको लगा कि यार ये मर गई तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज ना लगे, इसलिए उसने जानबूझ के उसको रस्सी में लटका दिया। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं।
जैसे जोगिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जो ये कहता है कि प्रॉक्सिमेट लिंक बनाना चाहिए। प्रॉक्सिमेट लिंक का मतलब प्रोबेबिलिटी है, प्रॉक्सिमेशन है कि हाँ इसमें कितना कैजुअल लिंक बन रहा है, कि क्या डेथ का डायरेक्ट जो सामंजस्य है वो एक्ट के साथ कॉन्सिक्वेंस बन रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं अब मेरे को किसी बात पे अल्टरकेशन हो गया, अब मुझे गुस्सा आ गई, मुझे इसको मारना है, तो मैंने क्या करा, अपना जो भी था, मैंने मान लीजिए मेरे पास कोई हथियार था, मैंने उठाया, उसको मार दिया, वो मर गया। तो अब मेरा क्या है, अगर मेरे दोस्त को सिर्फ डराना धमकाना होता तो अलग बात होती, लेकिन जो मैंने एक्ट करा उसका कॉन्सिक्वेंस तो मुझको पहले से पता था, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, और उसका क्या इफेक्ट आएगा वो तो मेरे दिमाग में मेरे पहले ही गिल्टी इंटेंशन बना ली कि नहीं अब इसको इस रास्ते से निपटाना है या हटाना। या मान लो एक आदमी है, किसी आदमी है वो किसी औरत के साथ उसका अफेयर चल रहा है, अब जो उसका हस्बैंड है उसको पता चल गया, अब उसका हस्बैंड चाहता है कि यार इस आदमी को निपटाना है, अब ये नहीं कि इसको हटाना है रास्ते से पहले कि अब इसका मर्डर करना है, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो इस केसेज में क्या होता है, इस केसेज में उसका डायरेक्ट इंटेंशन है उस कॉन्सिक्वेंस के साथ, की कॉन्सिक्वेंस उसका लास्ट में क्या है, उसने जो एक्ट करा है उसका मेन मकसद तो यही है कि इस आदमी का मर्डर करना, इसको रास्ते से हटाना है। तो जब इस प्रकार की चीजों का डायरेक्ट कैजुअल कनेक्शन जो हम एक्ट करते हैं उसके साथ कॉन्सिक्वेंस जुड़ा होता है, जो हमारा लिंक होता है, जो हमने डेथ क्रॉस हुई है उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसके साथ हो, तो इस तरीके के जो मामले होते हैं जनरली हम उसको इंटेंशन उसकी देखते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट का देखते हैं कि जो डेथ हुई है उसका डायरेक्ट इंटेंशन उस एक्ट के साथ बन रहा है, उस फिजिकल जो उसने एक्ट करा है उससे संबंधित है कि नहीं है। तो ये बात कही गई थी जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो ये कुछ केसेज हैं जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा था, आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो और भी भाई सारी चीजें, अब जैसे बाई डूइंग एन एक्ट का एक मामला है, तो ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों को मोटी मोटी बता ही दिया हूँ। अब कल्पेबल होमोसाइड आप करेंगे तो कोई एक्ट करेंगे, और जो एक्ट करेंगे उसका सीधा संबंध डेथ से होना चाहिए। अगर कोई डेथ आपके इलीगल ओमिशन के कारण हो रही है, आपने जो ड्यूटी आपको दी गई थी उससे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, तो इस तरीके के मामले जो होते हैं, अब जैसे हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को जानबूझ के खाना ना दे, या उसको जो पेरेंट्स हैं उनको मेडिसिन ना दे, अपने बच्चे को फूड ना दे, तो आपकी निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी जानबूझ के ओमिशन कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। अब जब वो खाना नहीं खाएगी या उसको फूड नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो मर जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी इंटेंशन क्या है कि आप एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग जो है उसको किल करना चाहते हैं, आप कल्पेबली उस चीज के लिए लाइबल है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। मेंटल एलिमेंट भी कल्पेबल होमोसाइड में देखा जाता है कि क्या मेंटल माइंड में उसने ये चीजें बना ली हैं एक्चुअली में कि नहीं बनाई हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे ननकू वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी एक्ट आप डन कर रहे हैं किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है और ये प्रेज्यूम कर लिया जा रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे वो पूरी तरीके से अवेयर है, या जो भी वो एक्ट कर रहा है उसका उसको जो फ्लो हो रहा है या जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से उससे अगर संबंधित है, या उस चीज को जो वो कर रहा है उसके बारे में उसने उस कॉन्सिक्वेंस को पहले ही देख समझ लिया है, या उसकी इंटेंशन जग जाहिर है, या उसको उसके बारे में पहले ही से पता है, तो मेंटल एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मेंटली आप किसी को मारने से पहले क्या मेंटली आपने अपने माइंड में वो मेंटल इमेज बना ली है, या मेंटल फ्रेमवर्क या गिल्टी इंटेंशन आपके दिमाग में पनप रही है कि नहीं पनप रही। तो ये जो सरकमस्टेंसेज है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमेशा कल्पेबल होमोसाइड की अगर डिग्री देखी जाए तो उसके संबंध में कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि जो डिग्री होगी वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में जाएगी। फर्स्ट डिग्री वही होगी जो ज्यादा ग्रेवेस्ट फॉर्म का कल्पेबल होमोसाइड, जिसको हम मर्डर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो आदमी मर ही जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। ये सेक्शन 300 में दिया है, 302 आईपीसी में दिया है। सेकंड डिग्री में वो होता है जहां कल्पेबल होमोसाइड मर्डर के कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन कुछ 299 में कुछ क्लास दिए हैं, कुछ
एक्सेप्शन दिए हैं उसकी वजह से वो उनका बेनिफिट ले लेगा, इसकी वजह से वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे या कंसेंट ले ले या कोई लीगल पावर का यूज कर ले या प्राइवेट डिफेंस का यूज कर ले, तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड डिग्री में वो चीजें आती हैं जो 299 के साथ साथ 304 या पार्ट बी क्लास 304 पार्ट बी है, उसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करती हैं। सेक्शन 299 में कई सारी चीजें, पहली बात तो बॉडली इंजरी होनी चाहिए, ये बॉडली इंजरी की वजह से उसकी डेथ कास होनी चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दिया है डेथ कास होनी चाहिए, ये सारी चीजें है। दूसरे में दिया है कि अगर उसकी डेथ कास हो जाती है, कोई बॉडली इंजरी क्रिएट हो जाता है या उसकी डेथ को हम प्रिवेंट कर सकते थे अगर प्रॉपर रिमेडी या स्किलफुल ट्रीटमेंट करते, तो एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो इसके बारे में बात करती हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो कल्पेबल होमोसाइड में बेसिकली ये चीजें हैं। अब जब मैं मर्डर की बारे में बात करेंगे तो मर्डर के बारे में जो एक्सेप्शन है उनको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो चीजें होती हैं इसके पीछे कोई अगर इंसान ये काम कर रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है या किसी के अंदर इस प्रकार की सोच आ रही है, कल्पेबल होमोसाइड कर रहा है या मर्डर कर रहा है या सीरियस अपराध कर रहा है, तो कौन कौन सी थ्योरी हैं जो इन चीजों को प्रिवेंट कर सकती हैं भविष्य में या उसकी साइकोलॉजिकली माइंड को चेंज कर सकती हैं, जिससे जो समाज में इस प्रकार के हीनियस मामले होते हैं, मर्डर के मामले आप देखते ही रहते हैं, चाहे बहुत प्रकार के मर्डर आपके सामने ही होते रहते हैं, रोज आप कोई ना कोई मर्डर देखते रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार के मामले होते हैं इन्हीं पे सारी चीजें हैं, चाहे वो अरुषि तलवार का मर्डर केस हो, सीन बोहरा का हो, प्रमोद महाजन का हो, इस प्रकार के आप जो भी अपने आसपास चाहे पॉलिटिकली वेंडेटा के कारण हो रहे हो या पर्सनल कोई कला हुई हो, तो ये सारी चीजें घटी रहती हैं। और जो एक्यूज होता है उसका उद्देश्य मर्डर करने का क्या होता है, और जो विक्टिम होता है उसको प्रोटेक्शन सोसाइटी अगर दे दे, तो इन सारी चीजों के बीच में जो बीच की कड़ी है इन्हीं में सब कुछ घटता है। कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो इसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है। तो जॉन मार्शलो बोलते हैं कि ये मोटिवेशन थ्योरी है, ये मोटिवेट करती है एक्यूज को कि इस आदमी को निपटाओ, मर्डर करने का हो सकता है कोई उसको मोटिवेशन दे कि पैसा दे कि यार इसको निपटा दो, हम तुमको 4 करोड़ रुपया देंगे। तो इंसान की कुछ नीड्स होती हैं, इंसान उनके प्रति उसका मोटिवेशन हर आदमी का अलग हो सकता है, मेरा हो सकता है पैसा हो, किसी का नॉलेज ज्ञान लेना हो सकता है, किसी का खाना हो, किसी का पीना हो, किसी का घूमना हो, किसी के सोशल बॉन्ड हो। तो ये सारी चीजें, यहाँ क्रिमिनल के लिए मोटिवेशन क्या है कि उसको पैसा मिल रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल जो नीड है जॉन मार्शलो के हिसाब से फुलफिल हो रही है, तो वो क्राइम को करेगा। दूसरी बात है लेवलिंग है, समाज ने लेवल बना दिया है कि ये क्रिमिनल है, ये डॉक्टर है, ये क्रिकेटर है, ये बॉलीवुड रॉक स्टार है, ये विक्टिम है। तो हम किसी आदमी को उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से लेबल दे दिए, उसके काम के हिसाब से हमने उसमें एक लेवलिंग तैयार कर दी है कि हाँ ये खेत है, जैसे उसमें लेबल बना देते हैं कि यहाँ पाटा खेत है, ये बराबर का खेत है, ये ऊंचा खाली खेत है, वैसे हम इंसान के कैरेक्टर को अलग अलग बता दिए। जैसे क्रिकेटर है, ये बॉलीवुड रॉक स्टार है, ये टीचर है, ये सिंगर है, ये एक्टर है, ये डांसर है। इन द सेम वे दे आर द क्रिमिनल्स, दे आर द विक्टिम, दे आर द अलग अलग प्रकार के जो हमने लेबल क्रिएट कर दिए, वो चीज है। दूसरा, अगर एक सोशल एसोसिएशन बना हुआ है, सोशल एसोसिएशन ये कहता है कि समाज में एसोसिएशन बना के हम काम करते हैं कि अगर दूसरा कोई ब्रेक कर रहा है ला तो हमको भी ब्रेक करना है। तो जो हमारी क्यूरोसिटी है उसकी वजह से भी ये चीजें घटती हैं। जो सोशल एसोसिएशन की बात करती है, सोशल एसोसिएशन ये बताती कि अगर समाज में एक आदमी कोई चीज को ब्रेक करता है तो हम भी उस चीज को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, हम भी उन्हीं के जैसा काम करने का प्रयास करते हैं। सोशल कंट्रोलिंग थ्योरी ये कहती कि समाज में हम कंट्रोल नहीं ला पा रहे, ना हमारे मैकेनिज्म अच्छे हैं, ना हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है, ना हमारा रूल ऑफ लॉ बेहतर है, ना हमारे पब्लिक जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एजेंसियां हैं, वो इन चीजों को रोक पा रही है। जो स्पेशल एजेंसी बनाई गई है, स्पेशल चीजें क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं।
परेशानियां हैं जो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर रही। तो ये भी सारी चीजें हैं जो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म बना है। जुडिशरी में लंबे केस चलते हैं, ला पे लोगों का फेथ नहीं रह गया, डर नाम की चीज है नहीं है। पुलिस के भय से बहुत कम लोग डरते हैं, या बहुत ज्यादा माफिया है, सरकार उनको कहीं ना कहीं उनको कुछ लूप होल्स हैं, छूट हैं, कुछ लीगल जो कंप्ली प्रॉब्लम है उनको पूरी तरीके से वो ओवरकम के आगे करके निकल जाते हैं, या उनको ला पे कोई विश्वास नहीं है, या उनकी साइकोलॉजिकल माइंड ऐसा बन गया है कि उनको ये सब चीज करना है। या कानून का इस देश में जो संस्थाएं हैं या जो लीगल मैकेनिज्म बनाए गए, या पुलिस है, जुडिशरी है, और भी जो लीगल प्रोटेक्शन या सोशल कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म है, वो विफल है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर जो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको हथियार मिल जा रहा है, फंडिंग मिल जा रही है, लोगों का सपोर्ट मिल जा रहा है, प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्राइम को, उनकी जो पीछे उसकी आइडियोलॉजी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं केसेस लंबे चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, बेल आसानी से मिल जा रही। तो ये भी समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दूसरी टार्सन की थ्योरी है कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश से जो वो मीडिया में देखते हैं, बॉलीवुड में कुछ देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया के दौर में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, वो समाज में वैसा ही रिप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो भी उसी प्रकार के स्टंट करने का प्रयास करते हैं, या कोई मूवी से सीखते हैं, या ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं क्राइम करना। जैसे अल्बर्ट बंडूरा की जो फिलॉसफी ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग बताती, तो ये भी चीज है। कुछ लोग जेनेटिक्स थ्योरी होती है, जैसे लंबोर्सो की थ्योरी है, वो जो जेनेटिक की बात करती है कि इंसान जेनेटिकली तौर पे उसमें क्रिमिनली इनहेरिटेड गुण पाए जाते हैं, कि उसकी भुजा बड़ी होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बड़े पंजे होते हैं, चेहरा चपटा होता है, खतरनाक होते हैं, बचपन से उनके अंदर इमोशनलेस होते हैं, उनको दर्द और दुख होता ही नहीं। तो ये भी एक थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी थ्योरी है ईगो, जो कि सिग्मंड फ्रॉइड साइकोलॉजिकल एनालिसिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, जो कि पूरी तरीके से ईगो की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो पूरी तरीके से एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमारा आइसबर्ग है, जिसकी ऊपरी परत सतह बस हमको दिखती है, उसके अंदर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड से थॉट्स जनरेट होते हैं। तो बच्चा जो होता है उसमें वो ईडी आईडी सुपर ईगो की बात करते हैं। ईडी को इदम अहम पराहम के नाम से जानते हैं। इसको हम इदम में ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समाज के जो दिक्कतें होती है, वो जो करता है उसको रोकता है, या जो उसकी अर्जेज होती है वो समाज को देखने के बाद उससे रुक जाता है। लेकिन जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो जो उसकी ईडी के बाद जो ईगो की आती है, ईगो में ये होता है कि जो इंसान जो भी करना चाहता है, कहीं ना कहीं समाज उसको रोकता है, या जो नर्म कस्टम बने हैं वो जो करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता को रोका जाता है। तो वो जो उसके अंदर एक ईगो पैदा हो जाता है। वो ईगो इस वजह से पैदा हो जाता है कि वो जो करना चाहता है समाज उसको रोक देता है। अब मान लीजिए आपको कोई कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कोई रोक दे, तो आपके अंदर की यार मैं कहे नहीं ये काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई आपका पेन पकड़ ले कह दे आप नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके अंदर ईगो अहंकार नहीं पैदा होगा। अब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई गाली दे दे, आपके बारे में कोई बुरा कह दे, आपके मम्मी पापा को कोई बता दे, आपके भाई के खिलाफ कुछ कह दे, या कोई आपके अंदर ऐसी चीज कर दे जो आपके अंदर ठेस पहुंचाए, तो जो सोशल कंस्ट्रेन है, जो सोशल नॉर्म है, कल्चर है, जब वो उनके विपरीत कोई इंसान उसको एक अंदर उसके ईगो पैदा करता है, या वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको रोकती है, उसके अंदर प्रिवेंशन लगाती है, उसकी जो साइकोलॉजिकली सोच है उसके विपरीत उससे काम कराती, तो वो ईगो को जन्म देती है। यही ईगो कहीं ना कहीं आगे चल के फैमिली क्लाई की वजह से, या पर्सनल लेवल पे, या कोई और चीजों की वजह से ऑफेंस को जन्म देता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन जब इंसान को लगता है वो काफी पढ़ लिख लेता है, जान लेता है, तो वही ईगो उसका जो होता है वो सुपर ईगो में बदल जाता है, जहां वो कॉन्शियस के जरिए, विवेक के जरिए, आध्यात्मिक चीजों के जरिए वो इससे ऊपर उठ जाता है, और उसको लगता है फिर वो ह्यूमैनिटी के लिए
सोशल कास्ट के लिए, मानवता के लिए जीने लगता है। उसको लगता है कि ये जो कंस्टेन है वो उसके अंदर शायद इस वजह से लगाए गए हैं जो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, या वो रियलिटी को समझता है लेकिन देर में समझता है। तो ये जो थॉट्स होते हैं समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, या जो नम्स हैं, कस्टम है, उनको फॉलो करने के बाद ज्यादा हाईएस्ट जब उसका इनलाइटेंड हो जाता है, या जब वो जो इसका जो वो चाहता है वो आसानी से कर लेता है, तो उसको एक फ्रीडम की जो अनुभूति होती है, वो उसके अंदर कुछ देने की जो प्रवृत्ति होती है, जो सामाजिक सोच से ऊपर की चीजें होती है, उसी को जो सिग्मंड फ्रॉइड है वो सुपर ईगो बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। आज आप लोगों को कल्पेबल होमोसाइड के डिटेल में बताया हूँ। कल हम लोग मर्डर और इसके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहे। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।